लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। मैं हूं सुधांशु तिवारी और हाजिर हूं आपके सामने एक नया सेशन लेके। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, जिन लोगों ने पेट का फॉर्म भरा है उनका आगामी 28 और 29 अक्टूबर को पेट का एग्जाम होना है। चूंकि ये एग्जाम एक दिन में 3 या 4 शिफ्ट में होता है, तो 2 दिन में लगभग 8 शिफ्टों में पेपर होना है। तो आज से हम लोग जितने भी पेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सबको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो पाए निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अगले शिफ्ट में पूछ लिए जाते हैं। तो आज का जो पेपर है प्रश्न पुस्तिका श्रेणी, इसका कोड जो है क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है ए, और ये प्रश्न पुस्तिका जो कोड है बीटा 21। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। देखिए, जो समय होता है 2 घंटे का होता है और मैक्सिमम मार्क यानी पूर्णांक होते हैं 100 नंबर के होते हैं। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जिससे कि अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो निश्चित रूप से बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि अभी जब इस चैनल पर प्रीवियस ईयर डिस्कस होगा तो आपके लिए आसानी होगी अपनी तैयारी के। सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि अगर हम जब भी इस चैनल पर प्रीवियस ईयर पेट के प्रीवियस ईयर या कोई भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर डिस्कस करें या कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। भारत में शासन करने वाले शासकों का कालक्रम के अनुसार इनका सही क्रम बताना था। तो देखिए, अगर हम ऑप्शन देखें तो इसमें शेर शाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश है। तो देखिए, भारत में सबसे पहले इल्तुतमिश आया था, उसके बाद में आया था अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद में शेर शाह सूरी और अकबर। तो अगर चौथा, तीसरा, पहला और तीसरा यानी ये वाला ऑप्शन यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। जो भारत में शासक करने वाले शासकों का जो कालक्रम है, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी, उसके बाद में अकबर। तो इस प्रकार से आपने सही आंसर देखा, इसमें जो बी वाला ऑप्शन है ये सही है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो इसमें से 4 संत हैं, तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य। इनमें से संत जो थे शिवाजी के समकालीन, हमें वो बताना है। तो इसमें से जो तुकाराम थे ये शिवाजी के समकालीन संत थे, तो यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, तीसरा प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हमें बताना है कि बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था। आपके ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रिपन। तो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो इसका सही ऑप्शन है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। तीसरे का जो है सही जवाब है वो है बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, चरक संहिता संबंधित है। देखिए, आपने पढ़ा होगा, अगर ये किताब चरक संहिता जो है ये चिकित्सा से संबंधित है। अब इनमें से आप लोगों में से बहुत लोगों को ये पता होगा। तो इसमें पूछा गया था चरक संहिता संबंधित है राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से या गणित से। तो चरक संहिता जो है चिकित्सा से संबंधित है और बहुत ही फेमस किताब है। 5वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कलिंग युद्ध जो हुआ था BC 2000, कलिंग जो युद्ध हुआ था BC 261 में हुआ था। शक संवत की शुरुआत AD 78 में हुआ था। मुस्लिम युग की शुरुआत 622 और औरंगजेब की मृत्यु 1709 में हुई थी। तो इसमें से देखिए, ऊपर के तीनों ऑप्शन जो हैं ये सही हैं, जबकि औरंगजेब की मृत्यु जो है 1709 ईस्वी में नहीं हुई थी, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा कि ये जोड़ा जो है सही नहीं है। इनमें से कौन सा युग में सही नहीं है? तो ये जो औरंगजेब की मृत्यु का जो समय दिया गया है 1709, ये गलत है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन नाम से किसे जाना जाता है? निम्न में से भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आपके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ये हैं दादा भाई नौरोजी, जिन्हें जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी या होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी? आपके ऑप्शन है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्रपाल, तिलक और अरविंद घोष। तो 1915-16 में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में जो है होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, यानी 7वें का पहला जवाब सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है कि निम्न का मिलान कीजिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? अब देखिए, यहाँ से जो है अगर हम यहाँ से ध्यान दें तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है, यानी ये पहला हो गया। अब रामकृष्ण मिशन ये जो है स्वामी विवेकानंद ने चलाया था। आर्य समाज ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने चालू किया था। और सत्यशोधक समाज यानी ये 5वां होगा, ज्योतिराव फुले। तो ये देखिए, इसमें से आपका जो है पहले का हो गया तीसरा,
दूसरे का हो गया पहला, और तीसरे का हो गया दूसरा, और चौथे का हो गया पाँचवा। तो इस हिसाब से जो हम अगर देखें सही कौन सा है, तो इस हिसाब से तीसरा, पहला, दूसरा, पाँचवा, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। इसमें जो सही मिलान करना था ये तीसरा, पहला, दूसरा, पाँचवा, ये वाला जोड़ा आपका सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बार आप इसे फिर से देख लीजिए। अब बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने। तो अगर आपको याद होगा महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था, करो या मरो, और जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये कुछ फेमस नारा जो पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा करो या मरो का नारा जो दिया महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया था। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? यानी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो इस पद का जो है प्रस्ताव किसे दिया गया था? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी। तो जो अध्यक्ष पद का प्रस्ताव दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का प्रस्ताव दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए सलालपन जो बिजली परियोजना है ये चिनाब नदी पर स्थित है। इसका सही जवाब है चिनाब। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बसंत विषव होता है? आपके ऑप्शन है 21 मार्च, 18 जून, 23 सितंबर या 22 सितंबर। तो जो बसंत विषव होता है ये होता है 21 मार्च को। याद रखिएगा आप लोग, बसंत विषव जो होता है ये 21 मार्च को होता है, यानी आपका पहला वाला आंसर सही रहेगा, 21 मार्च को बसंत विषव होता है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है, राजस्थान की खेतड़ी परियोजना, जो राजस्थान में एक खेतड़ी परियोजना है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है जस्ता, दूसरा इस्पात, तीसरा तांबा या चौथा एल्युमिनियम। तो देखिए खेतड़ी जो परियोजना है ये तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही जवाब होगा जो है सी वाला ऑप्शन आपका, खेतड़ी परियोजना राजस्थान में ये तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा आप लोग। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है जो 14वां है आपके स्क्रीन के सामने, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उद्यान से जो है बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। जो है प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल या केरल। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम का जो है बहुत ही फेमस उद्यान है, और ये लगभग विभिन्न परीक्षाओं में पूछा ही जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप लोग याद रखिएगा ये असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालय में कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, यानी जो ऐसी नदियां जो हिमालय से निकलती हैं उन नदियों के नाम हमें बताने हैं। आपके ऑप्शन है कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो इसमें जो है दूसरी और तीसरी यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है ये हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। आप लोग याद रखिएगा, जो गंगा जो है ये भी हिमालय से निकलती है और ब्रह्मपुत्र ये भी हिमालय से निकलती हैं। तो हिमालयी नदी तंत्र की जो नदियां हैं यानी दूसरा और तीसरा गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है ये हिमालय से निकलती हैं, इसलिए इन्हें हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ कहते हैं। अब बैंक दर का अर्थ हमें बताना है क्या है। बैंक दर का अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन है साहूकार द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर या देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो बैंक दर जो होता है वो देश के जो केंद्रीय बैंक है आपके, वो जो आधिकारिक ब्याज लेते हैं तो वही होता है बैंक दर, यानी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को हम बैंक दर कहते हैं। 17वां प्रश्न है कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? यानी अगर आरबीआई जो है नगद कोषानुपात को घटा दे यानी कैश रिजर्व रेशियो को घटा दे तो क्रेडिट क्रेशन यानी साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो इसमें आपके ऑप्शन में कोई असर नहीं होगा, घट जाएगी, बढ़ जाएगी या इनमें से कुछ नहीं होगा। तो अगर आरबीआई जो है नगद कोषानुपात को घटा देता है तो साख सर्जन जो है निश्चित रूप से बढ़ जाता है, यानी सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। 17वां का सी, अगर नगद कोषानुपात को घटाता है आरबीआई तो साख सर्जन बढ़ जाएगा। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का उद्देश्य मुख्य रूप से लाभ अर्जित करना होता है? उस अर्थव्यवस्था को हमें नाम बताना है जिसमें सभी संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और उसका आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य जो है लाभ कमाना होता है। तो ये सीधा सीधा जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा लिखी हुई है। इसमें जो है निजी हक होता है पूंजीवादी में ही, जिनके पास पैसे होते हैं वही सभी चीज़ों को खरीदते हैं और लाभ कमाते हैं। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो है उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? देखिए आपके ऑप्शन है आरबीआई गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या वित्त सचिव। तो देखिए सभी नोटों पे लगभग आरबीआई गवर्नर का ही हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये की जो नोट होती है उसमें जो है
वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, बाकी सभी नोटों पे आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। तो प्रश्न था 100 रुपये के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है, तो आरबीआई गवर्नर का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फेमा, FEMA का पूर्ण रूप क्या है, इसका हमें जो है फुल फॉर्म बताना है। तो फेमा का होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी जो बी वाला ऑप्शन है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये जो है फेमा का पूर्ण रूप है, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान में जो जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें से शामिल है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता इनमें से किसमें शामिल है, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है ये राज्य सूची में शामिल है, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, इनमें से किसके अंतर्गत भारत की जो पंचायती राज व्यवस्था है वो रखी गई है। तो भारत की जो पंचायती राज व्यवस्था है ये भारत के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनके अंतर्गत रखी गई है पंचायती राज व्यवस्था, तो यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है या किससे संबंधित है। तो देखिए मौलिक अधिकार हमारे कुल मिला के 7 थे पहले, अब 6 बचे हैं। तो शिक्षा का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार है, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 से 29 से, या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा का मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल 21A के अंतर्गत आता है, शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था, आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर या BN राव। उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, याद रखिएगा आप लोग, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित का अनुच्छेद है ये आपको बताना है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित का अनुच्छेद है, तो ये जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 में है, याद रखिएगा आप लोग। आर्टिकल 29 में भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हित का जो है उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 29 में, याद रखिएगा आप लोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ठोस चालक होता है उसमें जो धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है उसका मुख्य कारण होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते रहते हैं, इसलिए ठोस चालक में धारा प्रवाहित होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष जो है दूरी के मापन की इकाई है, यानी एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को जो है प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये प्रकाश की जो दूरी को मापता है, तो इस प्रकार से प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को जो है प्रकाश वर्ष कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, आपके ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड। तो जो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है, याद रखिएगा आप लोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत होता है। देखिए सोना जो है कई कैरेट में आता है, 18 कैरेट इसमें पूछा गया है। इसमें 18 कैरेट सोने में जो है खरा सोना कितना होता है वो हमें बताना है। तो 60%, 75%, 80% या 100%। तो 18 कैरेट जो सोना होता है उसमें 75% खरा सोना होता है, बाकी जो है उसमें मिलावट होती है। अब बढ़ते हैं, शुद्ध जो सोना होता है वो 24 कैरेट गोल्ड का होता है, 18 कैरेट में 75% खरा सोना होता है। अगला क्वेश्चन है संतरे में बहुतायत में होता है। संतरे में जो बहुतायत में कौन सी विटामिन पाई जाती है, आपके ऑप्शन है C, A, B, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे जो भी फल या सब्जियां हैं जो खट्टी होती हैं उनमें लगभग विटामिन C ही पाया जाता है, जैसे नींबू आपका हो गया, संतरा हो गया, सब में जो है विटामिन C पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इसमें देखिए हमें वर्गमूल के अंतर्गत जो है इसमें क्या सही जवाब होगा। तो 196 का अगर हम निकालेंगे वर्गमूल तो 56 आएगा। तो 72 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 324 आता है, तो यानी इसका सही जवाब होगा 324, यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 324 रहेगा। इस प्रकार से जो है 31 का C वाला आंसर सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये जो आएगा 885 + 115 और इसे सॉल्व करेंगे तो इसका सीधा सा आंसर आएगा 1000, यानी यही आपका tan A + B का फार्मूला लिखा हुआ, आप इससे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये 1000 इसका आंसर आएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। √5 - √3 अंडर और बटे में √5 + √3 ये किसके बराबर है। तो इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये जो 4 रूट -15 ये वाला इसका जो B वाला ऑप्शन है यही सही है। इसको सॉल्व करके आप लोग देखिएगा B वाला ऑप्शन आपका सही जवाब आएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई तो दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका जो है अगर आप सॉल्व करेंगे तो इससे ये 16% घट जाएगी, जो उसकी आय रहती है वो 16% घट जाएगी। सॉल्व करके आप लोग देखिएगा। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर उसमें कोच की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र हमें बतानी है। इसका सही जवाब होगा 37%। इसको आप लोग जो मैथ का क्वेश्चन है इसको खुद सॉल्व करके देखिएगा, इसका सही जवाब हम बता दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एकल का विलोम शब्द। यहाँ से देखिए कुछ हिंदी के शब्द आ गए हैं। एकल का हमें विलोम बताना है। तो एकल का जो विलोम होता है वो बहुल होता है। दर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तिरस्कार, अहंकार, व्यथा या स्वाभिमान। तो दर्प का मतलब पर्यायवाची होता है अहंकार या घमंड। मन को हारने वाला, वाक्य के नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो जो मन को हरने वाला होता है, मन को हरने वाला, उसे मनोहर कहेंगे। मन को हरने वाले को मनोहर कहेंगे। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आगे बढ़ते हैं। गागर में सागर भरने का जो मुहावरा होता है उसका अर्थ क्या होता है? तो होता है ना गागर में सागर भरना, तो यानी थोड़े में बहुत कुछ कहना। गागर में जो है सागर भरना, यानी घड़े में अगर पूरा सागर भर रहे हैं तो इसका मतलब थोड़े में बहुत कुछ कहा जा रहा है, तो उसी को गागर में सागर भरना कहते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से देखिए महत्वाकांक्षी जो लिखा हुआ है उसमें हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो जो सी वाला ऑप्शन है महत्वाकांक्षा, ये सी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इस प्रकार से इतना हम लोगों ने किया। बाकी जो है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अगले पार्ट में करेंगे। तो चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।